हेलो एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 1857 का रिवोल्ट यानी कि 1857 का विद्रोह। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी, आपको कह सकते हैं सब टॉपिक्स बताऊंगी कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, किस तरह से हम इस रिवोल्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कॉजेज, मतलब कारण, ऐसे क्या कारण रहे कि 1857 का रिवोल्ट हुआ। ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, रिलीजियस कॉजेज एंड इमीडिएट कॉज क्या था। ठीक है, अब ये कॉजेज क्या है वो मैं आपको, हम जैसे चलेंगे वैसे वैसे एक्सप्लेन करती रहूंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाइसरॉय ड्यूरिंग रिवोल्ट। जब ये विद्रोह हुआ तो उस टाइम पे वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है। और इसके बाद आता है व्यूज एंड आइडियाज ऑफ डिफरेंट पर्संस। अब ये जो रिवोल्ट हुआ इसको अलग अलग लोगों ने किस नज़र से देखा। किसी ने कहा कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता के लिए युद्ध स्टार्ट हो चुका है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो वो डिफरेंट व्यूज हम पढ़ेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते हैं। देन आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट हम पढ़ते ना, मंगल पांडे 10 मई उन्होंने शुरू किया, तो कैसे शुरू किया वो आउटब्रेक हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ द रिवोल्ट एंड देयर लीडर्स। ऐसा तो नहीं है कि विद्रोह एक ही जगह पे हुआ, सिर्फ दिल्ली पे हुआ, नहीं, अलग अलग आसपास के जगह पे हुआ है। तो कहाँ कहाँ पे हुआ, प्लस वहाँ पे लीडर्स कौन थे जिसने पूरा संभाला काम, ठीक है, इंडियन लीडर्स, वो पढ़ना है। फिर है सुप्रेशन ऑफ रिवोल्ट। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडर्स थे जो इस विद्रोह को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे सुप्रेस करने वाले ब्रिटिशर्स भी अलग जगह पे अलग अलग थे, है ना। जैसे हम झांसी में पढ़ते हैं रानी लक्ष्मीबाई, तो झांसी में किसने दबाया विद्रोह को, ह्यू ग्रोव्स ने, इस तरह से। देन फेलियर कॉजेज, फेल हो गया विद्रोह, नहीं ये जम सका, नहीं ये इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सका, तो क्यों, क्या रीजंस थे। पोर ऑर्गेनाइजेशन थी, यूनिटी नहीं थी, है ना, पूरे इंडिया में ये नहीं फैला था, नॉर्दर्न इंडिया में ही फैला था, इस तरह से कुछ चीज़ें ना। फेट ऑफ द लीडर्स, कुछ जो हमारे लीडर्स थे वो मर गए, कुछ को मार दिया, कुछ भाग गए, किसी का पता ही नहीं चला, है ना, कुछ युद्ध करते करते मर गए, वो सब। इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट, क्या इम्पैक्ट रहा इसके बाद, है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, है ना, वो सब। और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, उनके बारे में थोड़ा सा, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, 2-3 लाइनें बस, ठीक है। उसके बाद एक दो चीज़ें हम और पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमें पढ़ना क्या है ना। बीच में इस लाइन का मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है, दिस विल बी कवर्ड इन द फर्स्ट पार्ट एंड दीज पॉइंट्स विल बी कवर्ड इन द सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। आपको एक आइडिया से मैंने दे दिया कि किस तरह से मैं पार्ट्स में वीडियोस लेकर आऊंगी, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। नाउ हम पढ़ेंगे कॉजेज, ऐसे क्या कारण थे कि विद्रोह हुआ। तो आपने देखा कि मैंने लिस्ट बनाई थी, एक पॉलिटिकल कॉजेज है, इकोनॉमिक कॉजेज है, मिलिट्री कॉजेज है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है ना कि कोई भी विद्रोह वैसे नहीं है कि एकदम ब्रिटिशर्स ने कुछ गलत कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया और भारतीयों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि बहुत टाइम से कुछ ऐसी चीज़ें चलती आ रही थी जिसपे ब्रिटिशर्स जो कर रहे थे, जिसपे इंडियंस बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और एकदम से उन्होंने कुछ और बड़ा काम कर दिया, जिससे ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसा बड़ा काम कर दिया जिससे इंडियंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने विद्रोह कर दिया, समझ रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से ऐसे रीजंस चले आ रहे थे जिन्होंने बाद में विद्रोह का रूप लिया। इमिडिएटली उन्होंने ऐसा क्या किया ब्रिटिशर्स ने, वो भी हम पढ़ेंगे, बट पहले काफ़ी टाइम से क्या चलता आ रहा था वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें, इसमें रटने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल कॉजेज होता है राजनीति से रिलेटेड, कि उन्होंने भारतीय जो रूलर्स थे उनमें उनको, मतलब कहते हैं ना, फूट डालो, शासन करो, इस तरह की नीतियां अपनाई। तो क्या क्या उन्होंने जो है पॉलिसीज अपनाई वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि राजनीतिक स्तर पे क्या कारण रहे कि ये विद्रोह हुआ। पहला है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सेकंड है सब्सिडियरी अलायंस। अब ये दो टर्म्स क्या बताती हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो सब्सिडियरी अलायंस पे तो मैंने अलग से वीडियो बनाई है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पे ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं था तो मैं नहीं बना पाई इस पे वीडियो, मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। लैप्स माने खत्म करना, ठीक है। चलिए देखते हैं। If an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse and automatically becomes part of company's territories. इसका मतलब है कि कोई भारतीय शासक है, ठीक है, अगर उनका कोई आगे बेटा नहीं है, ठीक है, बेटी की बात नहीं हो रही, अगर उनका कोई वंशज नहीं है, स्पेशली अगर लड़का नहीं है, और उस शासक, भारतीय शासक की मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो किंगडम है, उनका जो साम्राज्य है वो लाप्स हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली जो है ब्रिटिशर्स की जो टेरिटरीज हैं, ब्रिटिशर्स का जो एरिया है उसके अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भारतीय शासक है, अगर उनका बेटा नहीं है, अगर बेटी है तो वो बेटी को नहीं आगे रूलर बना सकते, या फिर उन्होंने कोई बच्चा अडॉप्ट किया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अडॉप्ट किया था, है ना, तो वो अडॉप्टेड बच्चे को आगे नहीं बना सकते। बाजीराव टू ने अडॉप्ट किया था, है ना, नाना साहब
साहब, उनको नहीं आगे बना सकते। समझ रहे हैं? आपके अडॉप्टेड सन भी नहीं ले सकते, अडॉप्ट भी नहीं कर सकते बच्चा, बेटे को भी रूलर नहीं बना सकते, अपना बेटा वंशज चाहिए। अगर नहीं है तो अदरवाइज किंगडम कोलैप्स हो जाएगा। तो ऐसा पहले तो नहीं होता था, ब्रिटिशर्स के आने पे ही हुआ। तो इससे बहुत गुस्सा था भारतीय शासकों में कि हमारा साम्राज्य ब्रिटिशर्स के अंडर क्यों चला जाएगा, है ना। दूसरा है इफ अनफिट, अगर मेल वंशज है भी, आगे लड़का है भी, अगर वो अनफिट है रूल करने के लिए, तब भी लैप्स हो जाएगा। समझिए। सेकेंड पॉइंट है सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस करके भी लोगों में बहुत जो है गुस्सा था। सब्सिडरी अलायंस में ए करके याद रखना है, आर्मी। ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी भारतीयों के, जो भारतीय शासक है वहाँ पे रखेंगे, उनके साम्राज्य, उनके किंगडम के अंडर रखेंगे। इससे क्या होगा, जो इंडियन रूलर है उनको अपनी आर्मी जो है वो कोलैप्स करनी पड़ेगी। जिसका मतलब है कि जो पहले आर्मी में काम करते थे, इंडियन आर्मी में काम करते थे इंडियंस जो, तो वो बेरोजगार हो गए, पैसा नहीं रहा, नौकरी नहीं रही, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। प्लस बाहर की जो आर्मी, जो ब्रिटिशर्स की आर्मी है वो इंडियंस के अंडर रहेगी, है ना। तो उनका खाना पीना, रहना, मेंटेनेंस, वेपन, सारा काम अब इंडियंस के ऊपर आ गया। प्लस हम किसी अलायंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और उनका एक कहते हैं ना, ब्रिटिश रेजिडेंट हमेशा दरबार में रहेगा, तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई बातचीत नहीं कर सकते। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गई थी उनके ऊपर। पर फायदा सिर्फ इतना था कि अगर उस शासक के ऊपर जिसने ब्रिटिशर्स की आर्मी को अपने पास रखा है, अगर उसके ऊपर कोई भी अटैक करता है बाहर का रूलर, तो उसमें ब्रिटिशर्स आएंगे और उसकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। तो बस इसी चक्कर में जो है बहुत सारे इंडियंस ने ब्रिटिशर्स की आर्मी अपने पास रख ली थी। तो बहुत सारे शासकों में इस चीज़ को लेकर भी गुस्सा था कि ये चीज़ गलत है ना। बस ये 2 पॉइंट्स हैं जिसमें हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बाकी हम फटाफट से कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है ब्रिटिशर्स ब्रोकन प्रोमिसेस कॉजेज सस्पेशन इन द माइंड्स ऑफ ऑल रूलिंग प्रिंसेस। ब्रिटिश हमेशा उनका क्या रहता है, प्रॉमिस करेंगे, अपना वादा तोड़ देंगे, ये तो उनकी पहले से ही है ना। तो हमेशा उनकी बातों पे एक शक सा होने लग गया था इंडियन रूलर्स को, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। नाना साहब, जिनका जो है निकनेम धुंधुपन था, he was refused pension as he was adopted son of पेशवा बाजीराव टू। मराठास हमने पढ़े हैं, है ना। तो जो ये बाजीराव टू पेशवा थे, इनके अडॉप्टेड बेटे थे नाना साहेब, ठीक है। तो जब इनकी तो डेथ हो गई, ये रूल मतलब ये आगे पेशवा बने, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इनको पेंशन बंद कर दी गई, क्योंकि आप अडॉप्टेड सन हो, आप उनके अपने बेटे नहीं हो, इनकी पेंशन बंद कर दी गई। तो इनके फॉलोअर्स बहुत थे, तो उस चीज़ को भी शायद बहुत गुस्से में लिया गया। अब ये थे पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक कारण। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉजेज, यानी कि आर्थिक कारण। आर्थिक में आता है पैसा, धन दौलत, है ना। पहला था हैवी टैक्सेशन, टैक्स बहुत ज़्यादा देने पड़ते थे, जो भी कारीगर थे उनको टैक्स बहुत देने पड़ते थे, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड पॉइंट है डिस्ट्रॉयड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, कॉज मिजरी अमंग आर्टिशंस एंड हैंडीक्राफ्ट्समैन। जो यहाँ का जो जिस चीज़ के लिए इंडिया फेमस था ना, कि यहाँ पे बुनकर थे, हाथ से काम करने वाले हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, आर्टिशंस थे, उनका काम ही खत्म कर दिया। अब हर एक चीज़ जो है बनी बनाई बाहर से यहाँ पे आ जाती थी, सस्ती होती थी, तो लोग सस्ती चीज़ खरीदते थे, क्योंकि हाथ से बनी हुई चीज़ ऑब्वियसली उसमें मेहनत ज़्यादा लगी है तो वो महंगी होगी, है ना। तो लोग बाहर से आने वाली चीज़ खरीदने लगे। इससे क्या हुआ कि यहाँ का जो पूरा का पूरा हैंडीक्राफ्ट का सिस्टम था, ब्रिटिशर्स ने कर दिया खत्म, ठीक है। तो लोगों में बहुत दुख फैल गया, जो आर्टिशंस से, हैंडीक्राफ्ट्स से। अब उनको, जिनको काम ही हाथ से करने वाला आता है, वो और क्या काम करेंगे, तो बेरोजगारी हो गई, पैसे के इश्यूज आने लगे, है ना। थर्ड है डिक्लाइनिंग पोजीशन ऑफ फार्मर्स। किसानों का तो कहना ही क्या, हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ा है ना, जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, रेतवाड़ी सिस्टम। तो वहां से आप देख सकते हैं कि फार्मर्स की पोजीशन क्या थी। तो बस ये आर्थिक स्तर पे रीजंस थे। नाउ अब आता है मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन। मिलिट्री लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। अगर एक इंडियन सोल्जर है और एक ब्रिटिशर्स का सोल्जर है, तो उन दोनों के बीच में अगर सेम रैंक पे है तो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है। नाउ फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था। इंडियन सोल्जर्स लो सैलरीज, अगर सेम पोस्ट पे ब्रिटिशर्स हैं और इंडियन सोल्जर्स हैं, तो इंडियन सोल्जर्स को कम सैलरी मिलती थी और उनको ज़्यादा। रेशियली इंसल्टेड, रेशियली होता है कि आप रंग के आधार पे बोल सकते हैं, जैसे आप काले हो, सांवले हो, तो उस बेस पे आपकी इंसल्ट की जाती थी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू पे भत्ता फॉरेन सर्विस अलायंस। फॉरेन में जाकर कोई सैनिक सर्विस देगा, कोई आर्मी मैन ही कोई सोल्जर सर्विस देगा, तो उसको भत्ता मिलता था, लेकिन इंडियन सोल्जर्स को भत्ता देने से मना कर दिया जाता था कि नहीं देना है। वाइल फाइटिंग इन रिमोट रीजन्स सच एज सिंध एंड पंजाब। फॉरेन सर्विस अलायंस होता है कि जहाँ पे आपकी आर्मी खड़ी रहती है, वहां से जाके कहीं बाहर जाके लड़ना,
ठीक है, जैसे पंजाब से रिमोट रीजन समझते हैं आप, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां जाके लड़ना, तो उसको दूर दराज के क्षेत्र को फॉरेन सर्विस अलाउंस, को फॉरेन बोल देते थे, फॉरेन सर्विस अलाउंस वहां जाके मिलेगा भाई। तो अब कोई बाहर जाके सैनिक लड़ रहा है, तो जब वो वापस आएगा उसको वहां पे काम करने के लिए पैसा तो चाहिए, इंडियन सोल्जर्स को नहीं देते थे। ठीक है, तो ये भी मिलिट्री के ऊपर भी बहुत जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था इंडियन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में, तो ये भी एक रीजन रहा रिवोल्ट का। अब देखिए हमने 3 पढ़ लिए, मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक कॉजेज एंड पॉलिटिकल रीजंस। पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे? अब बचते हैं हमारे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें से एक हमारा क्या बनेगा, इमीडिएट कॉज। अब देखिए ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से होती आ रही थी, लेकिन अभी एकदम से कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे सारे लोगों में गुस्सा भड़क जाता है, बिल्कुल पनपता है, और वो क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो वो रीज़न क्या था वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। सो एक बार आपसे कहूँगी कि नोट्स वीडियो के साथ में ज़रूर बनाएं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे आपके लिए। ठीक है, ज़्यादा मैं इसमें नहीं वो करूँगी, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक बार आपने समझ ली, एक बार आपने नोट्स बना लिए, नेक्स्ट टाइम आप जब रिवाइज करेंगे आपको बहुत कम टाइम लगेगा। अदरवाइज आप बार बार बुक से पढ़ेंगे, बार बार बुक से पढ़ेंगे तो हर बार कुछ नया 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 लगता है और फिर सारा हमारा टाइम एक ही चैप्टर में चला जाता है। सो नोट्स का यही बेनिफिट है कि आप बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, धर्म के आधार पर भेदभाव। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट है ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स। अब ब्रिटिशर्स ना बहुत सारे सामाजिक स्तर पे सुधार लेकर आए, जैसे कि विडो रिमैरिज है, अबॉलिशन ऑफ सती है, गर्ल्स एजुकेशन है। अब इससे ये नहीं था कि वो गलत चीज़ लेकर आए, बट इससे भारतीयों में गुस्सा इस चीज़ को लेकर था कि आप क्यों हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ सुधार करने भी हैं तो हम अपने आप करेंगे, हमारे पास अच्छे से अच्छे लीडर्स हैं, आप लोग इंटरफेयर ना करें। तो इंडियन सिर्फ इतना चाहते थे कि जो हमारे रिलीजन से संबंधित चीज़ें हैं उसमें ब्रिटिशर्स इंटरफेयर ना करें। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हो गया। सेकंड है द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। ध्यान से सुनना है, ये है इमीडिएट कॉज। ये चीज़ रिसेंटली हुई जिसकी वजह से लोगों में, सैनिकों में, सोल्जर्स में एकदम से गुस्सा भड़का और उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब नई नई राइफल आई, नई नई बंदूक आई, एनफील्ड राइफल। इसमें क्या था, ग्रेस्ड कार्ट्रिज होता था जो एनिमल फैट से बना होता था, और करना क्या पड़ता था, उसको दांत से छिलना पड़ता था। अब दांत हम चमड़े पे तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है हिंदू धर्म में तो नॉनवेज खाना बिल्कुल मना जैसा ही है। वैसे भी लोग खाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बट जैसे मैक्सिमम लोग आप देखेंगे नहीं खाते हैं हिंदू धर्म में, तो है ना, तो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात थी वो। तो अब ये रहा इमीडिएट कॉज। ये जो कॉज है ना, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एक प्रॉपर लाइंस के साथ। यहाँ मैंने आपको हल्का सा बता दिया कि इमीडिएट कॉज क्या था विद्रोह होने का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जिस टाइम पे विद्रोह हुआ उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे इंडिया के, बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो वो थे हमारे कौन, लॉर्ड कैनी। ठीक है, अब आप उसके बाद देखें, ये हमने यहाँ पे मैंने लिखा है पर्सन्स एंड देयर व्यूज एंड आइडियाज। इसका मतलब है कि ये है इंसान का नाम, ये है उनके विचार 1857 के रिवोल्ट को लेके। और ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ना, इनको रट लेना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन वी.डी. सावरकर और आर.जी. मजूमदारी, इन दोनों से हमेशा क्वेश्चन आता है। एटलीस्ट मैंने जो एग्जाम्स दिए हैं उनमें क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। ठीक है, सो पर्सन्स एंड देयर व्यूज एंड आइडियाज, कि उन्होंने 1857 के रिवोल्ट को किस नज़र से देखा, बात ये हो रही है। ठीक है, तो जो आर.सी. मजूमदार थे उन्होंने कहा नीदर फर्स्ट नॉन नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि ये स्वतंत्रता का युद्ध नहीं था। ठीक है, याद रखना है, एज इट इज याद करना है, क्योंकि एज इट इज वहां पे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, फिर है वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने इसे कहा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एरिक स्टोक्स, एलिटिस्ट इन कैरेक्टर। लॉरेंस एंड सिली, mere sepoy mutiny। T.R. होम्स, अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। लिखो इनको एज इट इज, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। होता क्या है ना कि ये जो हम पढ़ते रहते हैं, सेंटर हो गया, फेट हो गया, जो चीज़ें हर बुक में मिलेंगी ना, अब वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आती, ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ें उठाते हैं। ठीक है, सो टी.आर. होम्स के हिसाब से क्या था, इट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। मेलिसन, सिपॉय म्यूटिनी। डिसरेली, नेशनल रिवोल्ट rooted in deep mistrust। Sir John Seeley, wholly unpatriotic and selfish sepoy mutiny with no native leadership। ये चीज तो है, लीडरशिप तो थी नहीं, है ना। ऑथरम एंड टेलर, अ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। ये तो बिल्कुल भी नहीं था, पता नहीं वो लोग किस नजर से इसे देखते थे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ये वाला पेज था ना, इसमें हमने क्या पढ़ा, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, कि धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता था, वाइस रॉय कौन रहे उस टाइम पीरियड में, एंड पर्सन्स एंड देयर डिफरेंट आइडियाज। ठीक है, तो हमारा सेकंड पेज भी हुआ कंप्लीट, बट वेट, अभी हमें एक और पेज पढ़ना है, फिर हमारा ये पार्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप बस
वीडियो के साथ में बने रहें, मेहनत करते रहें। 1857 का रिवोल्ट आपके बहुत अच्छे नोट्स मैं बनवा दूंगी। मुझे नहीं लगता आपको उसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, बट इस तरह से आप थोड़ी सी जगह छोड़ सकते हैं, जैसे किसी भी एक आधे पेज में छोड़ दी, कुछ नया आता है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अदरवाइज मैंने फुल रिसर्च करके 1857 का रिवोल्ट बनाया है, प्लस मैंने जिस टाइम मैं कोचिंग लेती थी उस टाइम के अपने नोट से बनाए, तो इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा एडिशनल चीज़ें भी ऐड की। लास्ट में आप देखेंगे कि जब रिवोल्ट खत्म हुआ तो ब्रिटिशर्स ने क्या इल्ज़ाम लगाया कि हमारी बहुत हानि हुई है इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो हमें पैसा दो, ऐसा ऐसे करके बहुत इल्ज़ाम लगाए। तो उसके लिए एक अलग कमीशन बना, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। गालिब का इसमें जिक्र पढ़ाऊंगी, ठीक है, बट वो लास्ट में रहेगा, पहले तो हमें मेन कंटेंट पढ़ना होगा, ठीक है। तो बस आप वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहिए और ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट, कि रिवोल्ट शुरू कैसे हुआ, ठीक है। तो इसके मेन पार्ट में पहुंचने से पहले मैं आपको फिर से इमीडिएट कॉज यहाँ पे डिस्कस आपके साथ करना चाहूँगी, जिसे द स्पार्क पॉइंट आप कह सकते हैं। सो अब देखिए हुआ क्या, दो चीज़ें होती हैं एक साथ में। ऐसी बातें सुनने में आती हैं, ऐसी अफवाहें आती हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि ये दो चीज़ें हो रही हैं। पहला क्या, मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन आटा। आटा आप समझते हैं जिसकी हम चपाती खाते हैं, तो जो वो आटा था ना उसमें हड्डियों का जो धूल होती है वो मिक्स की जा रही है। एक ऐसी न्यूज़ सामने आई थी, ये आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी, मैंने स्पेक्ट्रम से ये यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक उठाया है, ठीक है। सेकंड था इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल मैंने आपको बताया किस तरह से बनी थी, चमड़ा था, दांत से छिलनी पड़ती थी, चमड़ा थोड़ी हम छुएंगे अपने मुंह से, है ना, तो एक वो चीज़ थी। तो इन दोनों रीजंस की वजह से जो इंडियंस थे, भारतीय थे, उनमें बहुत डिसअफेक्शन हो गया। मतलब एक कहते हैं ना कि गंदी सी फीलिंग आ गई ब्रिटिशर्स के लिए कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं ना, डिसअफेक्शन हो गई, हेट क्रिएट हो गई, हेटेड हो गया। नाउ अभी सेकंड पॉइंट थोड़ा सा इलेबोरेट किया है मैंने यहाँ पे, हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर लोडिंग। उसमें ना मतलब लोड करने से पहले उसको दांत से छिलना पड़ता था, जिसमें जो ग्रेस थी वो बीफ एंड पिग फैट, सुअर के चमड़े की और जो पशु होते हैं उनके चमड़े की बनी होती थी। एंड आपको पता है अब सैनिक ऐसा थोड़ी करेंगे पैसों के लिए, हमारा धर्म के ऊपर लोग कितना वो होते हैं, है ना। नाउ द सिपॉयज फेल्ट दैट देयर रिलीजन वाज इन ग्रेव डेंजर। उनको लगा कि धर्म के आधार पर जो है उन पे तीर छोड़ना, ये था भी, ब्रिटिशर्स जानबूझ के ऐसा करते थे कि जो सरदार हैं वो पगड़ी नहीं लगाएंगे, जो हिंदू है वो रिलीजियस साइन सर पे नहीं लगाएंगे, जो मुस्लिम है वो अपनी दाढ़ी काटेंगे, जबकि इन तीनों धर्मों में ये चीज़ें जो है वो मना है। चलिए जो भी था, तो ये हो गया आपका स्पार्क पॉइंट कि क्यों जो है ये रिवोल्ट एकदम से शुरू हुआ। जब ऐसा हुआ कि वहाँ चमड़े की वो हमें करनी पड़ेगी, तो फिर सैनिकों ने साफ मना कर दी कि हम तो नहीं कर सकते हैं ऐसा, है ना, हम इस राइफल को नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से होगी फिर युद्ध स्टार्ट, ठीक है। अब ये आ गया मेन पार्ट, थोड़ा सा ही है ये, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, 2-3 पॉइंट्स आते हैं बस। पर ये स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किसने स्टार्ट किया, कौन सी जगह से, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मंगल पांडे का नाम तो आपने सुना ही होगा, आपने स्कूल्स में भी अगर 1857 का रिवोल्ट पढ़ा है तो मोटी मोटी चीज़ें याद रह जाती हैं, बाकी तो भूल ही जाता है। तो मंगल पांडे का नाम तो आपको याद होगा, है ना, तो बस उसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। 29 मार्च 1857 को एक सोल्जर थे, एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। ही अटैक्ड एंड फायर्ड एट हिज सीनियर एट बराकपुर इन बंगाल 34th नेटिव इन्फेंट्री। तो मंगल पांडे ने अपने सीनियर के ऊपर गोली चला दी थी बराकपुर बंगाल में। 34th नेटिव इन्फेंट्री से ये बिलोंग करते थे। क्या क्या याद रखना है, 29 मार्च 1857 मंगल पांडे सीनियर पे गोली चलाई, बराकपुर बंगाल में 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे। पहला सीन हुआ ये। दूसरा है 10 मई को क्या हुआ, म्यूटिनी ऑफ सिपाहीज एट मेरठ। मेरठ में जो सैनिकों का विद्रोह हुआ जो कि 3rd नेटिव कैवलरी से बिलोंग करते थे। नाउ मार्च टू दिल्ली, दिल्ली चलो, ये बन गया नारा, ठीक है, इट बिकेम द बैटल क्राई। एंड एट दिल्ली एम्परर ऑफ इंडिया। अब दिल्ली में कोई लीडरशिप तो किसी ने संभालनी है। अब था क्या कि उस टाइम पे मुगलों के जो लास्ट शासक थे बहादुर शाह 2 ये जिंदा थे, तो ऐसा सोचा गया कि मुगल काफ़ी महान थे, उन्होंने अपने टाइम में काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे काम किए, तो उनके जो ये वंशज हैं बहादुर शाह 2 ये बहुत अच्छे से रिवोल्ट को हैंडल करेंगे, इसलिए इनको एम्परर बनाया गया और इन्हें टाइटल दिया गया शहनशाह ए हिंदुस्तान। बट यहाँ नोट करने वाली बात है, पहली चीज़ तो ये कैपेबल ही नहीं थे, दूसरी चीज़ ये बूढ़े हो चुके थे, काफ़ी एज हो चुकी थे, तो जिस एंथुसियाज्म के साथ एक लीडर को, एक एम्परर ऑफ इंडिया को हैंडल करना चाहिए था रिवोल्ट, उसके साथ ही नहीं कर सके, ठीक है। नाउ बिगिनिंग में तो सक्सेसफुल रहा, रिवोल्ट बहुत अच्छे से चल रहा था, ठीक है। यूरोपियंस वर किल्ड, यूरोपियंस मारे गए, पुलिस स्टेशंस वर अटैक, जो ब्रिटिशर्स जहाँ पे पुलिस स्टेशंस उनके थे वहाँ पे अटैक किया गया। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वर डिस्ट्रॉयड, जो उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे वो सारे डिस्ट्रॉय किए गए। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था रिवोल्ट का, बट बाद में रिवर्सेस सून बिगिन टू ओकर, उल्टी चीज़ें होने लगी, ये फेलियर, एक फेलियर बनने लगा ये रिवोल्ट, ठीक है। तो बस इतना सा मेन पार्ट था। अब उसके बाद इसमें और चीज़ें भी बहुत सारी बचती हैं। अभी
देखिए जितना हमने पढ़ा इतना ही और बचता है, जो कि सेकंड पार्ट में मैं आपको कवर करवाऊंगी। फर्स्ट पार्ट के अंदर आते हैं ये वाले टॉपिक्स, कॉजेज, वाइसरॉय, व्यूज एंड आइडियाज एंड आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट, जिसमें हमें ये वाली चीज़ें कवर करनी है। तो एक हल्का सा आइडिया मैंने आपको दे दिया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर मॉडर्न हिस्ट्री हैंडरिटन नोट्स की प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस पार्ट इसका देख सकते हैं। सबसे पहले आता है सेंटर ऑफ द रिवोल्ट एंड देयर लीडर्स, कि जो 1857 का विद्रोह था, अब ऐसा तो नहीं कि वो एक ही जगह से हुआ, अलग अलग लोकेशंस पे जो है उसके अगेंस्ट विद्रोह हुआ था। तो हर एक लोकेशन में लीडरशिप किसने संभाली, पूरा चेयरमैनशिप एक हैंडल किसने किया, उसको वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह टू कह लीजिए, शहनशाह हिंदुस्तान कह लीजिए, ठीक है, जो कि एम्परर ऑफ इंडिया जो है वो प्रोक्लेम किए गए थे, घोषित किए गए थे, और इन्होंने पूरे इंडिया में जो भी हुआ ये 1857 का रिवोल्ट इसकी बागडोर संभाली थी। ठीक है, तो दिल्ली में थे एम्परर ऑफ इंडिया बहादुर शाह जफर, सेकंड थे जनरल भक्त खान। ठीक है, कानपुर से बात करें, देखिए ये वाला टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने याद कर लिया है, समझ लिया है चीज़ों को, तो आप इजीली उनको कर पाएंगे। अदरवाइज जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर कर पाना ज़्यादा टफ होता है, बट जो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, ये बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, कानपुर जो कि यूपी में है, वहाँ से लीडरशिप संभाली थी नाना साहब, जिनका नाम धुंधुपन था। हमने पढ़ा था ना कि एक रीजन ये भी था कि जो नाना साहब हैं वो बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे, इसलिए उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, क्योंकि वो अडॉप्टेड सन थे, राइट। तो कानपुर से उन्हीं नाना साहब ने बागडोर संभाली। तांत्या टोपे, जिनका जो निकनेम है वो है रामचंद्र पांडुरंग एंड अजीमुल्लाह खान। ठीक है, झांसी से किसने संभाली कमान, तो झांसी से तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमने वो पोइम एक पढ़ी है ना स्कूल्स में, आपको याद होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अगर आपको याद हो, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। ठीक है, फिर आते हैं लखनऊ, जो कि यूपी में है, बेगम हजरत महल और उनका बेटा बिरजिस कादिर। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह, बरेली जो कि यूपी में है, खान बहादुर खान, और बिहार से कुंवर सिंह अरहा से। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा कि अलग अलग लीडर्स जिन्होंने अलग अलग लोकेशंस पे बागडोर संभाली। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि अलग अलग जगह पे किसने सुप्रेस किया रिवोल्ट को, किसने दबाया, समझ रहे हैं। तो देखिए सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट में पहला आता है दिल्ली में जॉन निकोलसन एंड हडसन। कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली और झांसी आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं, क्योंकि बाकियों के क्या है ना, अलग अलग बुक्स में ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, बट झांसी का ये दो और बनारस के ह्यूग्रोज आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, तो दिल्ली का आप ऐसे याद कर सकते हैं, NH दिल्ली है ना, NH दिल्ली में धुंध बहुत होती है, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, धुंध सर्दियों में दिखाई नहीं देता, मतलब मैंने इस तरह से याद किया है। ठीक है, अब होता क्या है, पहली बार आपको लगेगा कि क्या बकवास ट्रिक है, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम के साथ अपने नोट्स रिवाइज करेंगे, अगर आप वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे हैं, तो अगर आप टाइम के साथ नोट्स को रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ आपके दिमाग में खुद से जाएगा। अच्छा दिल्ली, अच्छा लेफ्ट साइड में हमने लिखा था NH दिल्ली, धुंध वाला कंसेप्ट, फिर आप समझ जाएंगे N से निकलसन, H से हडसन, ये आगे दिल्ली। ठीक है, अब बाकी अपनी ट्रिक है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली में सुप्रेस किया, सुप्रेस करने का मतलब है दबाया, वहां के जो लीडर्स थे उनसे युद्ध किया, उनको हराया युद्ध में, और उस एरिया को अपने अंडर किया, इस तरह से। दिल्ली से थे जॉन निकलसन एंड हडसन, कानपुर से ह्यूग व्हीलर, कैंपबेल, हैवलॉक, और वैसे मैंने और भी ट्रिक्स बनाई है, बट वो सारी ऐसी ही हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ पे नहीं शेयर करनी चाहिए, बट दिल्ली इंपॉर्टेंट है याद करना, इसलिए मुझे शेयर करनी पड़ी। झांसी से सर ह्यूग्रोज, ये तो आपको खुद ही याद हो जाएगा बार बार। बनारस जेम्स नील, लखनऊ लॉरेंस कैंपबेल, इंग्लिश हैवलॉक, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपने याद किया है, आप एकदम वहाँ पे टिक कर लेंगे। जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स आते हैं ना घुमा फिरा के, फिर 4 ऑप्शंस में भी स्टेटमेंट होती है, वो टफ होते हैं करना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, इनमें दिमाग नहीं लगता। आपने एक बार ट्रिक याद कर लिया फटाफट, अगर इतना ज़्यादा स्पेस होता है ना पेपर में, तो अगर आप पेंसिल से भी वहाँ करेंगे ना सारा लिख के, तब भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी तक हमने पढ़े 2 टॉपिक्स कि अलग अलग जगह पे लीडरशिप किसने संभाली और अलग अलग जगह पे कौन से ब्रिटिशर ने उसको सुप्रेस किया। ठीक है, तो अब आगे चलने से पहले आपको बताना चाहूंगी, देखिए बार बार मैं एक ही चीज कहती हूँ कि नोट्स बनाएं, क्योंकि अगर आपने अभी तक 1857 के रिवोल्ट के नोट्स आपने मेरे साथ बनाए हैं, तो आपका ऑलमोस्ट टॉपिक कवर ही है। ठीक है, प्लस आपके रिवीजन में हेल्पफुल होते हैं। जब रिवीजन का टाइम आता है, 10 दिन बचते हैं एग्जाम को, तब थोड़े आप बुक्स लेके बैठोगे, तब थोड़े आप स्पेक्ट्रम उठा के पढ़ने बैठोगे, तो आप यही आपको नोट्स चाहिए होते हैं, है ना। तो चलिए ये वाला पेज हुआ हमारा कंप्लीट। अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है कॉजेज ऑफ फेलियर। ऐसे क्या रीजन रहे कि 1857 का रिवोल्ट फेल हो गया,
ठीक है। तो पहला है लैकनेस ऑफ यूनिटी, प्रॉपर यूनिटी ही नहीं थी। कई ऐसे रूलर्स थे जो रिवोल्ट कर रहे थे, कई ऐसे रूलर्स थे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, और कई ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई थी, जो ना ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे ना रिवोल्ट कर रहे थे। तो अब अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, देखिए ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हो सकता था अगर यूनिटी से सब कुछ किया जाता है ना, यूनिटी नहीं थी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के उसमें, क्योंकि देखिए शुरू में ब्रिटिशर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे जो रूलर्स थे उनके इंटरनल डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा थे, कोई बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट, कोई रिलेशंस को लेकर डिस्प्यूट, इस वजह से ब्रिटिशर्स यहाँ पे अपना होल्ड जमा पाए। अदरवाइज यूनिटी होती तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इंडिया जैसी कंट्री में आके वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर पाता। प्लस दूसरा, यहाँ के लोग भोले भी बहुत थे। चलिए वो अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो पहला रीजन हो गया इस विद्रोह के फेल होने का, लैकनेस ऑफ यूनिटी, यूनिटी ही नहीं थी। सेकेंड है पुअर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी, अच्छी नहीं थी। ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं कि कैसे सब कुछ प्लान करना है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो जो ब्रिटिशर्स थे इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी थी, इनके पास लीडर्स अच्छे से अच्छे थे, इनकी प्लानिंग अच्छे से अच्छी थी। तो उनके सामने हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्स्ट थी, ठीक है। थर्ड है ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, सिर्फ इसमें मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास लोग थे, है ना, जो मासिस हम जिसे कहते हैं, आम जनता, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो हाई क्लास इंटेलिजेंशिया होता है हमारा, है ना, इंडिया का जो हाई क्लास लोग थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि हमारा रिवोल्ट फेल हुआ, राइट। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है सम इंडियन रूलर्स इवन हेल्प्ड ब्रिटिशर्स, वही जो मैंने आपको लैक ऑफ यूनिटी में बताया कि ऐसे बहुत सारे रूलर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की विद्रोह के टाइम। तो वो चीज़ गलत थी। सच्चे तो न्यूट्रल वाले थे कि उन्होंने किसी की भी हेल्प नहीं की, उन्होंने अपने दुश्मन की एक तरह से हेल्प की, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ आए, ब्रिटिशर्स के इरादे आई थिंक इंडियंस कभी समझ ही नहीं पाए, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया समझने में। जब तक वो समझ पाते कि ब्रिटिशर्स यहाँ क्यों आए हैं, क्यों, तो क्या व्यापार से आते, तो भी वो जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहे थे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट, यहाँ का सब कुछ, यहाँ पे अपना होल्ड जमा रहे थे और लोगों को अपने अंडर कर रहे थे, उनको इन्फीरियर समझते थे। जब तक लोगों को ये चीज़ समझ आई तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की। कौन कौन थे वो? सिंधिया रूलर्स एमपी के, निजाम ऑफ हैदराबाद, होल्कर्स ऑफ एमपी। सिर्फ ये तीन नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, बट ये तीन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, इंफीरियर आर्म्स ऑफ सिपाहीज। जो यहाँ पे सैनिक थे उनके जो हथियार थे वो बहुत इंफीरियर क्वालिटी के थे, अच्छे नहीं थे। और ब्रिटिशर्स का तो आपको पता ही है, वो नेवल सुप्रीमेसी उनकी कितनी थी। जब नेवी तक वो इतना सुप्रीम हो चुके थे तो ऑब्वियसली हथियारों में, वेपन्स में वो कितने सुप्रीम होंगे, है ना। तो बहुत काफी ज्यादा सुपीरियर थे उनके आर्म्स एंड ऑल इंडियंस के कंपैरिजन में। सिक्स्थ पॉइंट आता है डिड नॉट स्प्रेड इन अ वाइड एरिया। अब देखिए 1857 का रिवोल्ट है, भारत में हुआ, लेकिन पूरे भारत में ही नहीं फैला, ये सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट आपका था, है ना। और दूसरा दिल्ली के आसपास का एरिया, यूपी हो गया, बरेली वगैरह का एरिया, और सेंट्रल इंडिया, एमपी, यहीं तक रह गया ये। और ये साउथ में तो ये गया, ये साउथ तक तो ये पहुंचा ही नहीं है, स्पेशली कन्फाइंड टू नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सेवंथ पॉइंट आता है लैक ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। हमारी ऐसी प्लानिंग ही नहीं थी कि अगर हम विद्रोह जीत जाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्या डिमांड्स रखेंगे, या फिर अगर हम हारेंगे तो हमें क्या हानि उठानी पड़ेगी, है ना। क्योंकि ब्रिटिशर्स तो सारा खर्चा हमारे सर पे मल देंगे, और ये उन्होंने किया भी, उसके लिए स्पेशल कमीशन आया, वो चीज़ हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। कुछ अलग से दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पेज पे, बट फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में नहीं था कि आगे राजनीतिक स्तर पे हमें करना क्या है, ठीक है। चलिए ये हो गए कॉजेज ऑफ फेलियर, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, और दो तीन बार रिवाइज करेंगे ना आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे फेट ऑफ द लीडर्स, यानी जो नेता थे जिन्होंने लीडरशिप संभाली अलग अलग जगह पे। जब विद्रोह खत्म हो गया तो उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। सो पहले आते हैं बहादुर शाह टू। कौन थे? एम्परर ऑफ इंडिया, शहनशाह हिंदुस्तान का इनको टाइटल मिला था, ठीक है। तो इनके साथ विद्रोह के बाद क्या हुआ? क्योंकि विद्रोह तो देखिए ब्रिटिशर्स जीत गए, हम लोग हार गए, हमें सुप्रेस कर दिया गया था इंडियंस को। तो जो बहादुर शाह टू थे, ही वॉज डिपोर्टेड टू रंगून वेयर ही डाइड इन 1862। 1857 का विद्रोह हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 5 साल के बाद 1862 में इनकी डेथ हो गई और इनको रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। हिज सन्स वर आल्सो शॉट डेड। इनके बेटों को भी गोली मार दी गई। तो एक तरह से इनका जो पूरा का पूरा वंश था, दिल्ली सल्तनत का बोलें या मुगल एम्पायर का बोलें, वो खत्म हो गया था। इट मार्क्स द एंड ऑफ मुगल एम्पायर और यू कैन से दिल्ली सल्तनत। तो बहादुर शाह टू, इनकी डेथ हो गई, इनके बच्चों को भी मार दिया गया, इनका वंश खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है नाना साहिब एंड बेगम हजरत महल एस्केप टू नेपाल। ये नेपाल भाग गए, उसके बाद इनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई डाइट, जानी इसलिए जाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई काफी जो है इन्होंने स्ट्रॉन्ग काफी अच्छे तरीके से ब्रिटिशर्स को जो है धूल चटाई थी, है ना। तो इनके युद्ध के दौरान वहीं पे डेथ हो गई थी।
तांतिया टोपे वॉज कैप्चर्ड आफ्टर बिट्रेयल बाय अ फ्रेंड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1859। इनको कैप्चर किया गया था कैसे? एक्चुअल में ये भी भाग गए थे, मतलब गायब हो गए थे, तो इनके फ्रेंड ने इनको फंसाया और फिर ये पकड़े गए और इन बाद में इनको भी मार दिया गया। तो इन शॉर्ट इनको भी मार दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पेज, जिसमें हमने पढ़ा कि रिवोल्ट के एंड होने के क्या रीजंस रहे, फेल हुआ क्या रीजंस रहे। दूसरा हमने पढ़ा कि जब हम हार गए तो लीडर्स के साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, तो अब हमारा ये पेज भी हुआ कंप्लीट, बट अभी थोड़ा सा और बचता है। हम इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट पढ़ेंगे कि अब रिवोल्ट खत्म हुआ तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका, प्लस थोड़ा सा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे एंड दैट्स इट। तो बस आपको वीडियो पसंद आए तो फटाफट से लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट, कि ये जो विद्रोह था इसका क्या इम्पैक्ट रहा। तो पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 में एक एक्ट पास हुआ विद्रोह के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिससे क्या हुआ, इट पुट एन एंड टू द रूल ऑफ कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपनी मनमर्जी करती थी उस चीज पे पॉज लग गया एंड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी, जो भी सारा जो काम धाम था प्रशासन का काम, वो चला गया डायरेक्टली अंडर क्राउन, डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश क्वीन, और यहाँ से वाइसरॉय सिस्टम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स विड्रॉन। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मैंने आपको पढ़ाया कि कोई इंडियन रूलर है जिनका बेटा नहीं है तो, और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके एम्पायर को डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर मान लिया जाएगा। वो सब मैंने आपको पढ़ाया शुरू में, तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगी। दोस्तों जो ये जो चीज थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डी से याद रखना, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हाइट सोल्जर्स इन द आर्मी। आर्मी में जो सफेद समझ रहे हैं आप, जो ब्रिटिशर्स थे एक तरह से, उनके सोल्जर्स की संख्या बढ़ा दी गई एंड टोटल एक्सपेंस ऑफ द रिवोल्ट इंडियंस के सर पे आया। जो भी खर्चा रिवोल्ट में हुआ, जो भी इंडियंस ने वहां पे नुकसान किया, मैंने बताया था आपको कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स खराब किए गए, जो पुलिस स्टेशन थे उन पे अटैक किया गया, यूरोपियंस मारे गए, तो जो भी मॉनेटरी फॉर्म में लॉस हुआ वो सारा इंडियंस के सर पे आया। अब ये एक क्वेश्चन है जो आया था एग्जाम में, तो मैंने अपने नोट्स में लिखा था, मैं यहाँ भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि 1857 रिवोल्ट वॉज विटनेस्ड बाय गालिब। गालिब का जो ये टाइम पीरियड था, उन्होंने ये रिवोल्ट पूरा का पूरा देखा था, मतलब उनके सामने हुआ था, उनके टाइम में हुआ था। ठीक है, नाउ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा 2-3 चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम उसके बाद कमीशन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट। सो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में 1828 में। ठीक है, इनका रियल नाम था मणिकर्णिका थाम्बे, मनु। अब आपको अगर ध्यान होगा एक सीरियल भी इस पे आया है, अगर आपने देखा होगा तो, अगर देखा है ना तो वहां से थोड़ी बहुत चीजें, जैसे मनु याद रहेगा, राजा इनकी शादी किससे हुई वो याद रहेगा, है ना। सो इनकी शादी जो है बहुत कम उम्र में राजा गंगाधर राव से हुई थी, जो कि झांसी के महाराजा थे। फिर 1858 में बैटल में इनकी डेथ हो गई थी ग्वालियर एमपी में। नाउ इसमें ज्यादा नहीं, वैसे ऐसा भी था कि इनका एक बच्चा हुआ था, पर वो 4 महीने बाद उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उन्होंने दूसरा बच्चा अडॉप्ट किया था, तो इसको भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर वो मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने अंडर करना चाह रहे थे, बट इन्होंने बहुत रेजिस्ट किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा और मैं खुद रूल करूंगी यहाँ पे, ऐसा वैसा। तो अब आगे चलते हैं, वो चीजें मैंने यहाँ नहीं मेंशन किया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाँ अगर आपको लगता है, आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो ह्यू ग्रोस डिस्क्राइब्ड हर एज। ह्यू ग्रोस कौन थे? जिन्होंने झांसी में रिवोल्ट जो हुआ था ये 1857 का, रानी लक्ष्मीबाई को वहां पे सुप्रेस किया। आपने पढ़ा ना सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, झांसी में ह्यू ग्रोस ने सुप्रेस किया था, तो बस उन्होंने डिस्क्राइब किया रानी लक्ष्मीबाई को एज बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ रेबल। इस पूरे रिवोल्ट की, इस पूरे विद्रोह की सबसे बेस्ट मिलिट्री लीडर थी। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम्स में, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, गालिब वाला एक ही। सो कमीशन रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर रिवोल्ट सुप्रेशन। रिवोल्ट सुप्रेस हो गया, काफी चीजें हो गई, उसके बाद एक कमीशन आया, ठीक है, जिसमें जो है रीऑर्गेनाइजेशन होगी कि कैसे हर एक चीज को रीऑर्गेनाइज करना है, सब कुछ सही करना है चीजों को, तो उसके लिए पील कमीशन आया था। पील कमीशन 1857 रिवोल्ट, दैट्स इट। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई पढ़ा, इंपैक्ट ऑफ द रिवोल्ट पढ़ा, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज मैं यहाँ पे इंक्लूड करूं, कोई चीज आपकी छूटे ना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।